हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं अपने इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है हम लोग लूसेंट जीके की महा मैराथन सीरीज कवर कर रहे हैं और आज जो है हम लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 52। और इसके पहली वाली वीडियो में हमने दोस्तों गुप्त साम्राज्य को स्टार्ट कर दिया था और पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाइए उस वीडियो को देख करके आइए, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। आज हम गुप्त साम्राज्य का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम लोग अध्याय 21 पढ़ रहे हैं। आप लूसेंट जीके की जब किताब उठाएंगे तो आपको विषय सूची मिलेगी। अब विषय सूची में जब आप जाएंगे तो आपको अध्याय 21 देखने के लिए मिलेगा, गुप्त साम्राज्य, और हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। बस अब जो है आपकी 2 से 3 वीडियो और आएगी, उसके बाद हमारा प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा, फिर हम मध्यकालीन इतिहास की ओर बढ़ेंगे। लूसेंट जीके को हम लोग बिल्कुल फैक्ट वाइज और फ्लो चार्ट व डायग्राम से बहुत ही ईजी वे में समझते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। तो आज की वीडियो में पूरा मज़ा आएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इसकी पहली वाली वीडियो में हमने बताया था आपको कि गुप्त साम्राज्य में कौन कौन से राजा जो है आकर के हमारे यहाँ जो है राज करते हैं। तो हमने जो है 2 राजाओं के बारे में कल चर्चा किया था। पहला जो था वो था चंद्रगुप्त प्रथम, सबसे पहले श्रीगुप्त थे, उसके बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हमने पूरा डिटेल कल पढ़ा था। उसके बाद जो है हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था कि समुद्रगुप्त वह था जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। वह 21 राजाओं को पराजित किया था, तो उसके बारे में हमने पूरा चर्चा किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। और दोस्तों, मैं आपको एक बार कहता हूं कि ये जो टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय में जितने भी फैक्ट हैं आपको पता ही होना चाहिए यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक पॉइंट को। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो शासन कब से स्टार्ट करता है, तो वो 380 एडी यानी कि 380 ईस्वी में ये शासक बनता है। तो रूलर ऑफ 380 एडी। एक चीज और क्लियर करूंगा दोस्तों कि हमारे यहाँ जो भी वीडियो आएगी वो बाइलिंगुअल आएगी, यानी कि आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिलेगा और हिंदी में भी, ताकि आपको यदि कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको इंग्लिश में भी अच्छे से यहाँ समझ में आएगा और हिंदी माध्यम से यदि आप हैं तो हिंदी माध्यम के लिए तो और भी ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि 380 में जो चंद्रगुप्त द्वितीय होता है वो राजगद्दी पर बैठता है और गुप्त काल को क्या बना देता है, ये स्वर्ण काल बना देता है। अब दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो इसका रीजन यह है दोस्तों कि गुप्त काल में जब चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन आता है तो इस समय साहित्य में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे कवि आपको देखने के लिए मिलेंगे। पूरा जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 9 कवि होते थे जिनको 9 रत्न कहा जाता था, और इसी के कारण जो है इस काल को हम स्वर्ण काल भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर कर सकते हैं कि इसमें साहित्य को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया गया और बहुत ज़्यादा कवि होने के कारण, साहित्य प्रेमी होने के कारण यह काल जो है स्वर्ण काल कहलाता है। तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उपाधियां, अब देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि गुप्त काल में, गुप्त साम्राज्य में जितने भी राजा आएंगे सबकी अपनी अपनी अलग अलग उपाधि होगी। तो इनको कौन कौन सी उपाधि मिली थी चंद्रगुप्त द्वितीय को? सबसे पहली उपाधि मिली थी इनको विक्रमादित्य को। आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि राजा विक्रमादित्य थे जो कि उज्जैन के शासक थे। वो शक शासकों को जब भगा देते हैं तभी से विक्रम संवत की शुरुआत होती है और उन्हीं की उपाधि यह भी धारण करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। क्यों धारण करते हैं? क्योंकि यह भी जो है शक को पराजित कर देते हैं। इनके एरिया में कोई शक शासक रहता है, उस शक को मार के ये भगा देते हैं। इसी के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को भी विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती है। ये विक्रमादित्य राजा थे, ये शक शासकों को भगाए थे, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये फिर से एक शक शासक को भगा देते हैं तो इनकी उपाधि दी जाती है कि भाई इस समय के जो विक्रमादित्य हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। आई होप आप क्लियर कर पा रहे होंगे। और क्या क्या उपाधि है इनकी? उज्जैनीय पूर्वाधीश्वर इनको बोला जाता है, चंद्र बोला जाता है, परम भागवत और सकादि बोला जाता है। देखिए, उपाधियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, विक्रमादित्य आप याद कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब
कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ इंपॉर्टेंट है मैं आपको इंपॉर्टेंट नॉक करा दूंगा वहाँ पे, इस वजह से, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सभी चीज़ों को पढ़ना है, लेकिन सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। आपको जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा मैं वहाँ टिक बता दूंगा कि ये भाई इंपॉर्टेंट है, इसको आप किसी न किसी हाल में पढ़ ही लीजिए। लेकिन अब ये उपाधियाँ आप पूरा रटने लगे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार ध्यान से देख सकते हैं बस, ठीक है। ये स्वर्णकाल इंपॉर्टेंट है, अब सन याद कर लीजिए आपकी 380 में शासक बना, तो ये सारी चीज़ें बहुत कम पूछी जाती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि यदि चंद्रगुप्त द्वितीय है, राज कर रहा है, तो उसकी कहीं ना कहीं राजधानी भी होगी। तो दो जगह राजधानियां थी चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने बनाया था, तो पाटलिपुत्र थी एक, और दूसरी थी दोस्तों उज्जैन। तो दो जगह राजधानी देखने के लिए मिलेगी उस समय में, 380 की बात हो रही है, ठीक है, पाटलिपुत्र और उज्जैन। तो ये आपको 3 पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अब इनका शादी विवाह किससे हुआ। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गुप्त साम्राज्य में जितने भी राजा हैं आज हम पूरा पढ़ लेंगे। गुप्त साम्राज्य में कौन कौन से राजा हैं, किसके साथ उनकी शादी हुई, कौन कौन से काम किए हैं, वो मतलब क्यों प्रसिद्ध हुए, जो प्रसिद्ध थे उनको हम ज़्यादा पढ़ेंगे, जो कम प्रसिद्ध, जैसे ये चंद्रगुप्त द्वितीय ज़्यादा प्रसिद्ध थे तो इनके बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे, यानी कि राजाओं के बारे में जानकारी लेंगे। फिर हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, राजनैतिक व्यवस्था के बारे में, गुप्त साम्राज्य में कौन कौन सी कलाएं थी, गुप्त साम्राज्य में कौन कौन से धर्म थे, इन सारी की जो है वीडियो आपको नेक्स्ट आती रहेंगी, यानी कि 2-3 वीडियो में ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं कि राजा कौन थे, किससे शादी हुई थी, कहाँ से आए थे, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज हम राजाओं को तो ख़त्म ही कर देंगे, जितने भी राजाएँ थे उन्होंने क्या किया, कैसे उन्होंने शासन किया, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। फिर हम लोग वो सारे टॉपिक को बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए इनकी शादी किससे हुई थी, नागवंश की राजकुमारी थी। अब देखिए उसी समय नागवंश भी चल रहा था जब गुप्त साम्राज्य चल रहा था, तो नागवंश की राजकुमारी थी जिनका नाम था कुबेर नाग। तो ये राजकुमारी का नाम लगता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे इनका नाम कुबेर नाग था। इन्हीं से इनकी क्या होती है, शादी होती है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की शादी जो है वो कुबेर नाग से होती है, जो कि नागवंश की बहुत ही बड़ी राजकुमारी होती हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, मैरिड टू कुबेरनाग प्रिंसेस ऑफ नागवंश। अब दोस्तों जो शादी होती है कुबेरनाग से, तो इनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम है प्रभावती गुप्त। अब सर पुत्री को ही पढ़ाएंगे, उनका किससे विवाह हुआ ये भी पढ़ेंगे, क्यों जरूरी है, तो वो अभी समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखिए कुबेरनाग की पुत्री होती है जिसका नाम होता है प्रभावती गुप्त, इनसे शादी होती है वकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से। अब देखिए जो कुबेरनाग हैं और जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं ये पति पत्नी हैं आपस में, इन दोनों से एक पुत्री की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है प्रभावती गुप्त। और इस प्रभावती गुप्त की जो शादी कर दी जाती है उसका नाम क्या था, वकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से। अब क्यों शादी की जाती है दोस्तों, जब ये गुप्त साम्राज्य चल रहा था उसी समय शक भी था, शक साम्राज्य, और उसी समय वाकाटक साम्राज्य भी था। मतलब पूरे भारत देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग साम्राज्य चल रहे थे, ऐसा नहीं है पूरी तरह से खत्म हो गए थे। तो जो शक साम्राज्य था और जो गुप्त साम्राज्य था, इसके बीच में वकाटक साम्राज्य जो है वो बफरिंग कर रहा था। तो इन्होंने क्या किया, गुप्त साम्राज्य ने वकाटक साम्राज्य के शासक से अपनी पुत्री का शादी कर दिया। तो वही आप समझ सकते हैं कुबेरनाग की पुत्री प्रभावती गुप्त थी, और प्रभावती गुप्त की शादी होती है रुद्रसेन द्वितीय से, जो कि वकाटक के राजा रहते हैं। अब वकाटक के राजा की हो जाती है हत्या। तो जब हत्या हो जाती है तो आपने पढ़ा होगा कि प्रभावती गुप्त, मैंने बताया है जब वाकाटक वंश में पढ़ा रहा था कि प्रभावती गुप्त जो है वहाँ का राजपाट सारा देखती है करीब 2-3 साल तक, जब इनके पति की मृत्यु हो जाती है। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। अब मेन पॉइंट जो है यह है कि इन्हीं के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय में चीनी यात्री फाहियान आता है, जो कि हम पूरा पढ़ चुके हैं कि दोस्तों एक चीनी यात्री होता है। इसके पहले वाली वीडियो में बहुत पहले हमने पढ़ रखा है, करीब लेक्चर 8 और 10 में हमने पढ़ा है। फाहियान नाम का एक चीनी यात्री आता है जो कि हमारे यहाँ आता है और 15 साल तक रहता है हमारे देश में। 15 साल में यहाँ पे आता है,
पूरा जो है विस्तृत यहाँ के बारे में वो लिखता है और वो बताता है कि मध्य प्रदेश की जो जनता है वो बहुत ही सुखी समृद्धि है, यहाँ पे जो है ब्राह्मण कुल चल रहा है और कोई भी छुआछूत नहीं है, वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रहा है। ये सारी बातें बताता है कौन? फाहियान, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फाहियान जो चीनी यात्री था वो किस राजा के शासनकाल में आया था, तो वो गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। कब आया था दोस्तों? 399 एडी में आया था और वो 414 एडी तक रहा, यानी कि टोटल 15 वर्षों तक हमारे भारत में फाहियान रहा है और उसने बहुत कुछ लिखा है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम भले ही पढ़ चुके हैं एक बार, लेकिन फाहियान ने क्या क्या बताया है हमारे भारत के बारे में, वो सारी जानकारी मैं एक बार लिखता हूँ और उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए लूसेंट में क्या है ना कि इस तरह से लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। लूसेंट में जो है इतना लेंदी वे में लिखा है, मैं खुद पढ़ा हूँ लूसेंट। देखिए ऐसा नहीं है मैं लूसेंट नहीं पढ़ रहा, लूसेंट भी पढ़ रहा और भी अदर जगह से लूसेंट से छांट छांट के मैंने ये सारी चीज़ें लिखी है। तो लूसेंट पढ़िए आप, लूसेंट की बुक यदि नहीं पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें और भी आपको नहीं समझ में आएंगी। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप लूसेंट की किताब को पढ़ेंगे ना तो और भी ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं फाहियान के बारे में। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और बात करते हैं फाहियान ने क्या क्या बताया है हमारे भारत के बारे में। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि फाहियान जो था वो क्या क्या लिखा है हमारे जो है गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य में जब चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था तब फाहियान आया था, जो कि एक चीनी यात्री था। उसने क्या क्या लिखा है, सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहला चीज़ इसने लिखा है कि स्थल, देखिए सबसे पहले चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जो फाहियान था, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ये कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबार में नहीं आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था चीनी यात्री के रूप में। ठीक है, तो चाइनीज ट्रेवलर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय। पुस्तक जो इसने लिखी थी उसका नाम था फोम्यो की, या इसी को हम बौद्ध राज्यों का अभिलेख भी बोलते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी एक याद कर सकते हैं। अब हो सकता है क्वेश्चन आप में पूछा जाए फोम्यो की किसकी पुस्तक है, तो आप बोलेंगे फाहियान की, या फिर पूछा जा सकता है बौद्ध राज्यों का अभिलेख जो है ये किसका है, तो आप आंसर करेंगे फाहियान की। दोस्तों स्थल मार्ग से आया था हमारे भारत में, 15 वर्षों तक रहा और उसके बाद ये जल मार्ग से चला गया। तो आया था स्थल मार्ग से लेकिन गया ये जल मार्ग से। ठीक है, अच्छा अब इसने लिखा क्या था वो समझिए। इसने लिखा कि जो मध्य प्रदेश है वो ब्राह्मणों का देश है और मध्य प्रदेश की जो जनता है वो बहुत ही सुखी है और यहाँ पे वर्ण व्यवस्था में कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई जाति पाति का इसमें जो है दिक्कत हो, ब्राह्मणों का देश है वो और यहाँ की जो जनता है वो बहुत ही सुखी व समृद्ध है। लेकिन यहाँ पे जो है पहली बार चंडालों का प्रथम वर्णन मिला है, इसके लेखों में चंडालों का प्रथम वर्णन मिला है। इसने लिखा है इस किताब में कि जो चंडाल होते थे ना वो थोड़ा इनसे लोग जो है बहुत छुआछूत दिखाते थे, मतलब थोड़ी बहुत जो है अनटचेबिलिटी की भी चीज़ें इसके किताब में देखने के लिए मिलेंगी कि जब चंडाल आते थे उस समय तो सब लोग दरवाजे बंद कर देते थे अपना, इस वजह से क्योंकि उनका आना थोड़ा अशुभ माना जाता था। तो ऐसा कुछ लिखा गया है पुस्तक में, हमने जो है पढ़ा था। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि उसकी पुस्तक में लिखा क्या गया था। अब देखिए जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके दरबार में दोस्तों 9 कवि रहते थे जो कि उज्जैन वाले इलाके में बैठते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ। तो दरबार में टोटल 9 विद्वान थे जिनको 9 रत्न भी कहा जाता है और इसमें कालिदास का भी नाम आता है। ठीक है, तो कालिदास सबसे प्रमुख विद्वान आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो 9 स्कॉलर इन कोर्ट। जो राजकवि थे उनका नाम था दोस्तों साब। तो राजकवि ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में राजकवि कौन था, तो उसका नाम था साब। और उस समय संधि विग्रहिक सचिव कौन था, ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन था, वो थे वीरसेन। तो ये सारे पॉइंट आपको याद करना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों कि जो दरबार में 9 विद्वान होते थे उनको हम 9 रत्न कहते थे और 9 रत्न में किसके किसके नाम आते हैं, वो किस चीज़ के लिए विद्वान थे, उसके बारे में हम एक स्लाइड में देख लेते हैं। चलिए दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करते हैं 9 रत्न के बारे में।
हाँ तो दोस्तों अब हम लोग गुप्त साम्राज्य के 9 रत्न जो बड़े बड़े विद्वान थे 9, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए सबसे प्रमुख जो है इसमें वो है कालिदास, जो कि सर्व प्रमुख 9 रत्न माने जाते हैं। देन धनवंतरी हैं जो कि चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, बहुत ही अच्छा नॉलेज था इनको जो है। वाराह मिहिर जो थे वो खगोल शास्त्री थे तथा ज्योतिषी थे, ये ध्यान देना है आपको। अमर सिंह जो है ये कोशकार थे, डिक्शनरी निर्माण करते थे, डिक्शनरी निर्माणकर्ता इनको कहा जाता था। छपड़क जो थे वो उनका नाम जो है फलित ज्योतिषी से जो है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, ज्योतिषी इनको बहुत अच्छा आती थी। शंकु जो थे वो वस्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे। बेताल भट्ट जो है एक जादूगर थे। घट करपर जो थे वो कूटनीतिज्ञ थे। और वीरू रुचि जो थे वो व्याकरणाचार्य थे, यानी कि ग्रामैरियन, यानी कि ग्रामर का नॉलेज जो है उनको बहुत ही अच्छा था। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं करनी है। देखिए दोस्तों अब ये मत सोचिए कि सर इतना कठिन पढ़ा रहे हो आप, ये कैसे याद होगा। इसमें आपको 3-4 चीज़ें बस याद रखनी है। कालिदास को आप याद कर लीजिए जो कि सबको याद ही होता है, धनवंतरी याद कर लिए, 12 मिहिर, ये 3 चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये 3 चीज़ें पूछी जाती है कभी कभी, तो आप इसको ध्यान दीजिए। बाकी एक बार आप नज़र पर डाल सकते हैं, ठीक है। नोट में दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे जब शकों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो मालवा वाले क्षेत्र में जो है वहाँ पे उज्जैन मालवा वाले क्षेत्र में ये चांदी के सिक्के को चलवाते हैं। ये मालवा वाला क्षेत्र जो है उज्जैन के इलाके में पड़ता है, ठीक है। तो नोट में आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब जो बाकी बचे हैं दोस्तों, कुमार गुप्त जिसको गोविंद गुप्त भी बोलते थे, भानुगुप्त, विष्णुगुप्त, इन सब के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जो कि ज़्यादा नहीं, आपका 3 से 4 मिनट होगा क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुमार गुप्त के बारे में। हाँ तो दोस्तों अब हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि जो भी राजा बचे हुए हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हैं, क्योंकि जो भी राजा थे उनके यहाँ से थोड़ी थोड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है, बस उसी को हम डिस्कस करेंगे। देखिए उसके बाद जो राजा बने वो बने कुमार गुप्त प्रथम। तो कुमार गुप्त प्रथम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए उपाधि, क्योंकि आपको पता है कि गुप्त साम्राज्य में जितने भी राजा हैं सबकी अपनी अलग अलग उपाधि है। तो इनकी उपाधि क्या थी, वो थी महेंद्रादित्य और सकादित्य। तो मतलब शकों पे ये पराजय किए होंगे, जीते होंगे, तो इसीलिए इनका नाम सकादित्य या महेंद्रादित्य हो गया। तो ये आप उपाधि आप एक बार देख लीजिए, नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट। सबसे बड़ा चीज़, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात इनके बारे में ये है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि बिहार में पड़ता है, उसकी स्थापना अगर आपसे पूछे कौन करवाया था तो वो करवाए थे कुमार गुप्त प्रथम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चीज़ है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बोल दिया इंपॉर्टेंट, तो आपके दिमाग में ये होना ही चाहिए कि कुमार गुप्त प्रथम के बारे में आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी, कुमार गुप्त प्रथम ने। बात करते हैं दोस्तों स्कंद गुप्त के बारे में। स्कंद गुप्त कौन था और इनके बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपको पता ही होना चाहिए। तो सबसे पहले इनकी भी कुछ ना कुछ उपाधि होगी। इनको हम क्रमादित्य और सक्रोपम कह के बुलाते थे, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़ी बात कि इन्होंने भी सुदर्शन झील का पुनः उद्धार कराया था। अब दोस्तों सुदर्शन झील जो है बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। ये सुदर्शन झील पे हमने बहुत सारी बातें पढ़ रखी है कि सबसे पहले सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है इसको स्थापना इसकी होती है, निर्माण करवाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अशोक भी उसको पुनः निर्माण करता है। फिर जो है आपका रुद्रदामन, जो रुद्रदामन राजा होते हैं वो भी जो है इसका पुनः निर्माण करवाते हैं। और फिर जो है अब स्कंद गुप्त भी जो है इसका क्या कराते हैं, पुनः उद्धार कराते हैं। यानी कि 4 राजा जो है कई वर्षों से जो है इस जो है आपके जो झील है सुदर्शन झील, इसका निर्माण करवाते हुए आपको देखने के लिए मिले। तो ये चीज़ आप पॉइंट टू पॉइंट याद रखिएगा कि स्कंद गुप्त ने सुदर्शन झील का पुनः उद्धार कराया था। पर्णदत्त को स्वराष्ट्र का गवर्नर बनाया। स्वराष्ट्र वही जो सुदर्शन झील जहाँ पे स्थित है वहीं का जो एरिया था उसको स्वराष्ट्र बोला जाता था। वहाँ का गवर्नर किसको बनाया, स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को बनाया था। तो ये स्कंदगुप्त है आपका, ठीक है। अब दोस्तों इसी के समय में हुड़ आक्रमण भी हुए हैं। तो आपसे पूछा जाए गुप्त साम्राज्य में किस राजा के समय में हुड़ आक्रमण स्टार्ट हुआ था,
तो स्कंदगुप्त के समय, तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है स्कंदगुप्त के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं भानुगुप्त। भानुगुप्त कौन थे और इनके बारे में क्या जानकारी है। दोस्तों भानुगुप्त का एरण अभिलेख आपने पढ़ रखा होगा। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में एक चीज लिखा हुआ है कि जब हुड़ों का आक्रमण हुआ था गुप्त साम्राज्य पे, तो भानुगुप्त का एक सेनापति रहता है जिसका नाम होता है गोपाल राज। उसकी जो है बेचारे की युद्ध में जो है क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो पत्नी होती है वो क्या हो जाती है, अपने आप को वो जो है सती कर देती है, यानी कि अपने आप का अपना जो है जान अपने पति को न्यौछावर कर देती है, वो भी जो है चली जाती है इस दुनिया से। और इसी के रूप में, इसी वजह से जो है जो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, ये बात उसमें लिखी गई है और उसमें अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है सती प्रथा का। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एरण अभिलेख में प्रथम बार सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। मतलब इसके पहले सती प्रथा का कोई वर्णन नहीं था, लेकिन ऐसा देख करके, ऐसा पढ़ करके लोगों को लगता है कि प्रथम बार जो सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य मिला है वो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिला है, जो कि 510 ईस्वी में आपका ये घटना हुई थी, ठीक है। तो ये भानुगुप्त का एरण अभिलेख, बस यही इंपॉर्टेंट है। वो बात आप याद रखिएगा कि जो सेनापति थे उनकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है हुड़ों के विरुद्ध लड़ते हुए। तो ये चीज सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। अब बात आती है अंतिम शासक के। तो अंतिम शासक जो थे वो थे विष्णुगुप्त। तो ये जो है आप सारे राजाओं के बारे में पढ़ ली कि गुप्त साम्राज्य में कौन से राजा ने क्या किया, कैसे किया, सब कुछ पढ़ लिया आपने। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि गुप्त साम्राज्य की राजनैतिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ प्रशासन किस तरह से होते थे, किस तरह से जो है वहाँ सरकार चलती थी उस समय की, किस तरह से लोग वहाँ कला करते थे, तो उनकी हम कला के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि 1 से 2 वीडियो और आएगी जो कि गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड रहेगी, उसमें हम सारी डिटेल बात करेंगे। देखिए अभी आप लूसेंट में पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य, तो उसमें से आपको थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझ में आएंगी, लेकिन गुप्त साम्राज्य पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो उसमें आपको कला क्या है, उसकी उसकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो कैसा लग रहा है दोस्तों ये मेहनत, क्योंकि मेहनत काफी करना पड़ता है, करीब एक वीडियो को बनाने के चक्कर में करीब 3 से 4 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपको मेहनत पसंद आ रही हो, अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप अपना फीडबैक हमें अवश्य दें। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश से एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।